कैपिटल स्पोर्ट्स फीफा वर्ल्ड कप स्पेशल के साथ में नवीद खोकर प्रोग्राम में आज बात करेंगे। फीफा वर्ल्ड कप का तनाज़ात से भरा हुआ वर्ल्ड कप जारी है और ये अब वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में दाखिल हो चुका है। मिस्र वर्सेस अर्जेंटीना का उस मैच को लेके बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं और रेफरीज को जानिबदार करार दिया जा रहा है मिस्री हुकाम की जानिब से। ना सिर्फ इतना ही बल्कि जो मिस्र के खिलाड़ी हैं वो कहते हैं कि ये फिक्स वर्ल्ड कप है, उनके ऊपर किस तरह का एक्शन लिया जाएगा। मे बी फीफा वर्ल्ड कप उन्हें बैन करे, मे बी उनके ऊपर कुछ मैचेस की प्लेंटी डाली जाए, क्या कुछ चीज़ें होनी है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और बात करेंगे स्पेशली फीफा के अंदर होने वाले इन क्वार्टर फाइनल्स के हवाले से, और क्वार्टर फाइनल में जीतने वाली कौन सी टीम होगी, कौन सी टीम सेमीफाइनल की अहलियत रखती है और कौन सी टीम है जो वो फाइनल खेलने की अहलियत रखती है। इस पर बात करेंगे। मसद शो में मौजूद हैं मुजाहिदुल तरीन साहब, साबिक फुटबॉलर है सर, खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। रेहान अहमद शेख हमारे साथ मौजूद है, इस्लामाबाद के प्रेसिडेंट है सर, खुश आमदीद कहते हैं आपको। सर रेहान भाई, आप तो अमेरिका में गए हुए थे और आप तो वहाँ पे सारी चीज़ें जो हम टेलीविजन पे देख रहे थे वो आप अपनी आंखों से देख रहे थे। सर बड़ा इस बार तनाज़ात से भरा हुआ ये वर्ल्ड कप करार दिया जा रहा है और बहुत सारे मामला हैं जिसमें ईरान और अमेरिका की जंग को लेके हैं, फिर मिस्र और अर्जेंटीना के मैच को लेके हैं, वहाँ पे इंसामात हैं मल्टीपल। जब ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो बहुत सारी टीम्स ने गिले किए कि हमें प्रॉपरली होटलिंग हमारी बहुत दूर है, कुछ टीम्स के नज़दीक में। इतना बड़ा वर्ल्ड कप, इतने बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया का सबसे बड़ा खेल, तो इसमें इस तरह के तनाज़ात दिन यहाँ मामला रुके नहीं सर। वो येलो कार्ड वाला मामला, रेड कार्ड वाला मामला, ट्रंप ने मुदाखलत की। अब फ्रांस भी कह रहे जी हमें भी, हमारे भी ट्रंप हमारा भी वो कार्ड यूज़ करें कोई, और हमें भी वो जो रेड कार्ड है वो हमारे लड़के के ऊपर जो लगा हुआ है, प्लेयर के ऊपर लगा है, वो भी मनसूख करें और उसको अगला मैच खेलने दें। क्या कहेंगे मुतनाज़ा तरीन वर्ल्ड कप के बारे में? देखिए, ये मुतनाज़ा तरीन इतना था नहीं, लेकिन वो हो इस तरह गया कि इसमें जो दो पूल थे स्टार्ट में वो बहुत ईजी पूल थे, जिसमें से ये अर्जेंटीना चढ़ा और बाकी लोग चढ़े, ये बहुत ईजी पूल थे। तो वो मुतनाज़ा इस तरह लग रहा था, हालांकि इसका ओपन इसका ड्रॉज हुए, सबके सामने हुए, लाइव टीवी पे हुए और वो उस हिसाब से पूल सेट हुए। और जैसे कैप वर्डे गया, बाकी लोग गए, तो ये जो ईरान वाला मैच था और मिस्र वाला जो अभी मैच हुआ है, जो प्री क्वार्टर फाइनल था, इससे पहले तनाज़े के बारे में लोग बात नहीं करते थे। ये इतनी चीज़ें कैमरे ने कैप्चर की और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इतना जदीद आजकल है कि उसमें कोई लेमैन भी बता सकता है कि ये डिसीजन सही है या गलत है। और जो रेफरी को कुछ चीज़ों पे वीआर सिस्टम पे जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं गया और वो मिस्र के उस पर नहीं गया, हालांकि अर्जेंटीना वाले पे चला गया। तो उसमें ये था कि जब टीम बिल्टअप होता है, गोल का बिल्टअप होता है, तो अगर वहाँ पे फाउल हुआ है तो वो गोल कंसिडर नहीं होता, चाहे जितना मर्जी पीछे है। लेकिन वो उसने एक साइड पे दिए, एक साइड पे नहीं दिया। मुतनाज़ा असल में वहाँ से शुरू हुआ। बाकी जो उनके दो गोल थे वो मेरिट पे थे, वो ऐसा मसला नहीं था कि वो मेरिट पे नहीं थे, एक गोल मेरिट पे नहीं था, तो वो उससे काफ़ी चीज़ें मुतनाज़ा हो गई। बाकी जो इसमें मुतनाज़ा चीज़ें थी, जैसे आपने होटल का दूरी का कहा, अब मैं खुद गया न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क का जो ये मेट लाइफ स्टेडियम है, ये बहुत दूर है, ये न्यू जर्सी में। तो अगर आप न्यूयॉर्क में रहेंगे तो हमें भी दो ट्रेनें स्पेशल, एक पेन रेलवे स्टेशन है, वहाँ से आपको जाना पड़ता है, पहले एक ट्रेन पे बैठें, स्पेशली इसकी जो ट्रेन्स हैं उससे पहले सारी चीज़ें चेकिंग होती हैं, उसके बाद दूसरी ट्रेन में बैठें, फिर आप वहाँ पहुँचते हैं और फिर वो होता है। क्योंकि अमेरिका जोग्राफिकली बड़ा है, ईरान की टीम को उन्होंने सिर्फ मैच वाले दिन की एंट्रेंस दी थी, इससे सारे मैच उनके कनाडा के साथ वाले शहर में थे जो सेटल है, उधर मैचेस थे। तो वो 2.5 घंटे के ड्राइव है वैंकूवर से उधर, तो उनको वहाँ दिए हुए थे। तो इसमें यह था कि शहर के अंदर होटल्स बहुत ज़्यादा है, रिहाइश बहुत ज़्यादा है और लोगों को अकोमोडेट करने की फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सब चीज़ें सही थी। एक तो डिस्टेंस ज़्यादा था और दूसरी बात ये है कि एक वो मुल्क भी बड़ा है और 3 उसमें हो रहा है, तो कुछ जगहों पे ये फील होता है कि डिस्टेंस ज़्यादा है, लेकिन उसका कोई हल है नहीं उस तरह। ठीक हो गया करना साहब। सर आप फुटबॉल खेलते रहे, मल्टीपल फुटबॉल आपने देखे भी होंगे, आपने वहाँ जैसे रेहान भाई गए हुए थे भी, आप भी जाके आपने देखे होंगे। बट सर आपकी बार के वर्ल्ड कप के ऊपर तनाज़ात हैं। एक तो नो डाउट कि ये बड़ा वर्ल्ड कप था, इसमें ज़्यादा टीम्स थे, पहले की निस्बत ज़्यादा टीम्स के लिए मैनेज करना भी मुश्किल होता है। बट प्रॉब्लम तब हुई कि जब ये अमेरिका के अंदर था और अमेरिकन किसी को वीज़े मिल रहे हैं, किसी को नहीं मिल रहे। हमने देखा कि वो अफ्रीकी कोच हैं, उनको वीज़ा नहीं मिला, कुछ
कुछ और ईरान के साथ वीज़ा के इश्यूज़ आए, बहुत सारी चीज़ों में अमेरिकन हैं वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस भी ले रहे थे फीफा के इन मैचेस के अंदर। कहीं पे दुनिया ये बात करना शुरू हो गई है कि यार ये कहीं फीफा आईसीसी तो नहीं बनता जा रहा है कि जहाँ मर्ज़ी से फैसले करा लिए, मर्ज़ी से मैचेस करा लिए, प्रेसिडेंट ने बोल दिया तो आपने रेड कार्ड मनसूख कर दिया। देखिए जी, मैं 1970 से वर्ल्ड कप देख रहा हूँ। 1970 से आप कह रहे हैं 1970 56 ईयर्स हो गए। मैंने इतना कंट्रोवर्शियल वर्ल्ड कप आज तक नहीं देखा। कंट्रोवर्शियल बन गया है, बनाया गया, उस पर हम नहीं जाते, लेकिन जितनी कंट्रोवर्सी होगी उस पर जो है ना, देखें पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन हो गया, एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन हो गया या फीफा हो गया, ये बहुत बड़े अदारे हैं। इनका हमें इज़्ज़त एहतराम कहना है, रिस्पेक्ट कहने, एक इनकी इम्पोर्टेंस कहने, वो हमें बहुत ज़रूरी करना पड़ती है, करनी चाहिए, कंसिडरिंग द डेवलपमेंट ऑफ फुटबॉल इन दी कंट्री कह लें, एशिया कह लें या दुनिया में कह लें। लेकिन ये अदारे अगर कंट्रोवर्शियल हो जाए तो फिर फुटबॉल तो किस्म का मतलब जी बिल्कुल ख़त्म हो गया ना। ठीक है, लफ्ज़ अच्छा नहीं है, फिर फुटबॉल बढ़ गया। टू बी वेरी फ्रैंक, कंट्रोवर्सी इतनी ज़्यादा हो गई है इस वर्ल्ड कप में, गलत हो सही है, दैट इज डिसाइड द पॉइंट। कंट्रोवर्सी इतनी होगी, और मैं कंट्रोवर्सी की एक जो देखें, कंट्रोवर्सी स्टार्टेड ईराबी वर्ल्ड कप शुरू नहीं हुआ था और अमेरिका ने कहा कि हम ईरान को वीज़ा नहीं देंगे। भाई ये तो खेल है, कोई जंग थोड़ी है, ईरान को वीज़ा क्यों नहीं देंगे फीफा। और उन्होंने कहा कि ईरान के मैचेस अमेरिका से बाहर शिफ्ट करें। फीफा के एक सिस्टम है, बड़ा फूल प्रूफ सिस्टम है। उस सिस्टम के मुताबिक उन्होंने, जैसे रेहान भाई ने कहा कि उन्होंने ड्रॉज किए, सब कुछ किया और वो वीडियो अलॉट की, वो चेंज नहीं हो सकता। वो चेंज करे वो एक करेंगे, फिर 10 और मसाइल और आ जाएंगे, कनेक्टेड मसाइल। तो ये चीज़ उन्होंने नहीं की, लेकिन उस पर अमेरिका भी अड़ा रहा कि नहीं, फिर भाई अमेरिका में आके फुटबॉल मैच खेल रहे हैं तो अमेरिका में उनको रहने की इजाज़त नहीं, वो बम फाड़ देते इधर आके अमेरिका में आके बैठ के। मतलब वो एक, उनको कहते हैं पेंसिल तक ले जाने की इजाज़त नहीं थी पॉकेट में डाल के। तो वो उनको इस तरह की, देखें भी आपके सामने ये कतर वाला वर्ल्ड कप हुआ 2022 में, ठीक, कतर ने कहा यार जिसके पास टिकट है वो आ जाए, हम विल गिव देम वीज़ा। और हालांकि पूरे यूरोपियन कंट्रीज ने शोर मचा दिया था, यहाँ पे भी अल्कोहल अलाउ नहीं है और ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम। आप कोई बात नहीं करता इस चीज़ के ऊपर। यही तो बात है ना, ये तो एक प्लान तरीके से मतलब है, हमें एशिया को या इवन अफ्रीका के फुटबॉल को कंडेम किया जाता है, चाहे उसमें इंडिविजुअल हो, चाहे उसमें लोग हों, कंसर्ट। तो ये देखिए, कतर का वर्ल्ड कप को भी कितना प्रोत्साहित करने की कोशिश की, कोई गर्मी होगी इसलिए चेंज करो, ठीक है, उधर ये मसला होगा। कतर ने कहा जो आप कहेंगे हम विल फुलफिल द रिक्वायरमेंट, लेकिन कतर में वर्ल्ड कप होगा और उन्होंने, दुनिया ने देखा कतर वाला वर्ल्ड कप इन माय ओपिनियन वाज द बेस्ट वर्ल्ड कप, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मैं बड़ा पुराना, मेरे दिन में बातें जब आती है ना तो फिर चीज़ें निकल आती हैं। ये एक हमारे जो स्पोर्ट्स को जो ख़राब करता है ना, टू बी वेरी फ्रैंक, ना फीफा करता है, ना AFC करता है, ना PFF करता है। हमारे स्पोर्ट्स को ख़राब करते हैं जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। वेस्टेड इंटरेस्ट किसके होते हैं? ये हमारे जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, दे आर ऑल आउट टू अर्न मैक्सिमम मनी। वो कोई ना कोई कंट्रोवर्सी। अब ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट का एक मिथ है, उनकी एक वो प्लानिंग है कि फाइनल जो होगा फीफा वर्ल्ड कप का, वो होगा यूरोपियन टीम और साउथ अमेरिकन टीम के दरमियान जी। तो मैक्सिमम उसी चीज़ को सामने रखते हुए मैक्सिमम हाइप बनती है और उसको मैक्सिमम कैश करते हैं। सो वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट फिर इस तरह की वो उंगलियां मारता है, फरसों में नहीं था, अभी उस डिटेल में मैं नहीं जाता। ये तो सर प्लानिंग, ये तो फिर ये तो फिक्सिंग की बात हो रही है, फिर तो ठीक है। 2004 के वर्ल्ड कप में फिक्सिंग की बात करें। अब मोरक्को का और फ्रांस का मैच है, उस मैच के अंदर तमाम के तमाम जो 5 के 5 रेफरीज है वो अर्जेंटीना के लगा दिए। ये कर्नल साहब सर जो बात कह रहे हैं, अब जैसे बता रहे हैं 56 साल हो गए सर इनको, कितना पॉसिबिलिटी है कि इस लेवल के ऊपर आके आप मैच को फिक्स कर देते हैं कि अब आप यकीनी तौर पर उस मैच में भी इस तरह के फैसले हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रांसीसी अंपायर रेफरी ने सपोर्ट किया अर्जेंटीना को और वहाँ पे फ्रांस को सपोर्ट करेंगे अर्जेंटीना के रेफरीज। तो यह समझ तो आती है, कॉमन मैन को भी समझ आती है। आप क्या समझते हो उस मैच में, या फिर ये जो कर्नल साहब बात करें इसमें कितना दम है? देखिए, पहली बात यह है कि जैसे दुनिया में जो सबसे ज़्यादा तमाम गेम्स में किसी भी मैच की व्यूअरशिप रही है वो कैप वर्डे और अर्जेंटीना के मैच के लिए, ठीक है, 2.7 बिलियन व्यूअरशिप, यानी इतनी बड़ी व्यूअरशिप।
कई दफ़ा ये होता है कि कंट्रोवर्सी की वजह से भी लोग मैचेस ज़्यादा देखते हैं जी। तो ये भी एक मार्केटिंग जिगल है ये देखें ना, मार्केटिंग के बंदे ने खुद बताया। अच्छा, तो होता ये है कि कई दफ़ा ये होता है कि आप इनका जो मीडिया राइट्स हैं, मीडिया के लोग हैं आप जैसे, तो वो ये देखते हैं कि भाई इसकी व्यूअरशिप कितनी होगी उसको, और उसके ब्रॉडकास्टिंग राइट होते हैं, बाकी चीज़ें होती हैं। तो ये बहुत और तरह का एंगल है। एक है कि वो मैचेस किस तरह हो रहे हैं, उसकी फैसिलिटीज़ किस तरह है, बाकी चीज़ें किस तरह है। मैं खुद भी गया हूँ, जो स्टेडियम में जाने के तरीके बहुत ईजी हैं, उसमें कोई ऐसा मुश्किल नहीं है जाना। स्टेडियम के अंदर जितने भी उनकी फैसिलिटीज़ हैं बहुत अच्छी हैं। हाँ, कतर में जो इन्होंने कहा बहुत अच्छा कि हर सीट पे गिफ्ट पड़ा हुआ था, जो लोग कावे सर्व कर रहे थे, बाकी चीज़ें कर रहे थे। इधर भी कुछ लोगों ने स्टॉल लगाए थे कंपनीज ने, जो फ्री ड्रिंक्स वगैरह बाकी चीज़ें दे रहे थे। लेकिन ये कि कतर का वर्ल्ड कप का कोई मुकाबला नहीं है। अब सऊदी अरब ने लिया वर्ल्ड कप 2034 का, इसी तरह बाकी भी है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँ कि ये इसके दोनों एस्पेक्ट होते हैं। कि दूसरा, जहाँ तक रेफरी के चुनाव का मसला है, तो उसमें ये होता है कि जो वर्ल्ड कप में रेफरीज बुलाए होते हैं एक ख़ास मेरिट पे, जिन्होंने लाइसेंस किए होते हैं, उनका रिकॉर्ड भी अच्छा होता है, तो वो उसका पिक एंड चूज सिस्टम कर रहा होता है। और इनका हर मैच में रेटिंग होती है, रेफरी की रेटिंग्स होती हैं। तो एक रेफरी असेसर बाहर बैठा होता है जो रेफरीज को मार्क कर रहा होता है, और ये नहीं होता कि उसकी रिपोर्ट नहीं आती, उसी वक्त मैच ख़त्म होने के फ़ौरन बाद रिपोर्ट आई थी रेफरी असेसर की। और देखें, रेफरी को असेस करने के लिए भी 4th ऑफिशियल बैठे हुए हैं, पूरी मीडिया टीम बैठी हुई है। तो जहाँ तक ये कंट्रोवर्शियल हुआ, उसको रिव्यू लेना चाहिए था। इसमें जितनी फैसिलिटीज़ हैं, रिव्यू लेना चाहिए था। और इसमें अभी जैसे अफ्रीकन कप हुआ, अफ्रीकन कप में लड़ाई हो गई फाइनल में, और उसके बाद अफ्रीकन जो चैम्पियन बने उनसे उन्होंने कप वापस ले ली। 2 महीने बाद कप वापस ले लिया। सही। तो होता ये है कि कुछ डिसीजन होते हैं। अभी भी जो अर्जेंटीना वाला केस है, उसमें $300 मिलियन का कुछ हुआ, जो सीधा कि वो बहुत कबल वक्त है, वो FIA देख रही है। अच्छा जी सर, वो ऐसा नहीं होता कि हम ये समझते हैं कि बिल्कुल ऐसा होता है। वो उसी दिन केस चला गया कि ये पैसा अमेरिका के अंदर से किसको ट्रांसफ़र हुआ। ठीक है, अर्जेंटीना और इजिप्ट के मैच के दौरान। तो उसमें ये होता है कि ये सारी जो होता है हमारे यहाँ तो चीज़ें छुपा दी जाती है, उन मुल्कों में इतना छुपी हुई नहीं रहती। सर जानना चाहूँगा आपसे, मैं बात करूँगा फ्रांस वर्सेस मोरक्को मैच को लेके क्वार्टर फाइनल के अंदर। यहाँ पे जैसे मैंने रिहान भाई से बात की कि यहाँ पर भी 5 जो रेफरीज़ हैं, वो पैनल है सारे का सारा, वो अर्जेंटीना से है। यू हैव रिच एक्सपीरियंस। मैं जानना चाहूँगा किस तरह से मुमकिन है। आप तो ये छोटी, हम देखते हैं क्रिकेट को जब कंपैरिजन करते हैं फुटबॉल के साथ, हमें क्रिकेट बहुत छोटी सी गेम दिखती है। इतनी छोटी सी गेम में भी ऐसा नहीं होता है, इतने बड़े ब्लंडर्स नहीं होते हैं। ये गलती नहीं है, ये तो ब्लंडर है। हाउ इज़ पॉसिबल कि अर्जेंटीना से क्यों सारे रेफरीज की पॉजिटिव रैंकिंग अर्जेंटीना की है? Besides so many other things, I believe in this thing, सिस्टम है, सब कुछ है, फेयर प्ले भी है, फिर भी इतनी कंट्रोवर्सी है। अभी ये छोटी सी बात है, आम बंदे को समझ आनी चाहिए। पहले दिन से वर्ल्ड कप शुरू हुआ था, हम लोग कह रहे हैं कि देयर इज चांस के अर्जेंटाइन का और फ्रांस का फाइनल हो जी। अभी मोरक्को और फ्रांस के मैच में अगर अर्जेंटाइन के रेफरीज होंगे, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि उसकी विनर टीम जो अर्जेंटाइन से मैच फाइनल खेलने के लिए जा रही है, तो मतलब वो मुझे ये बात ही डाउटफुल है। एक बात। सेकेंडली, मेरे ख्याल में हम तो कहते हैं VR सिस्टम से चीज़ें फुल प्रूफ होंगी। मैं कहता हूँ VR सिस्टम ने सारे डाउट्स क्रिएट किए। अच्छा, VR सिस्टम ने सारे डाउट्स क्रिएट। अभी जब ऑफ साइड आप कंसिडर करते हैं, VR सिस्टम को फ्रिक्शन ऑफ सेकंड लेट करें तो वो ऑफ साइड हो जाएगा। फ्रिक्शन ऑफ सेकंड से एडवांस कर लें, मतलब पहले दिखा दें, तो ऑफ साइड नहीं होगा। ये आप ट्राई कर लें, बेशक आप अपने सिस्टम से ट्राई कर, आपने उससे ट्राई कर लें। और ये सारे डाउट्स क्रिएट किए VR सिस्टम ने। ठीक है। एक किस्म देखें जो ये VR सिस्टम कंट्रोल तो नहीं कर रहा मैच को? नहीं, मैच कंट्रोल करते हैं ना, रोक लेते हैं मैच को। जिस तरह अर्जेंटाइन के खिलाफ उन्होंने गोल भी होगा, सारा कुछ हो गया, फिर भी उन्होंने VR सिस्टम को रिवर्स करके जाके देख के उसने क्या कर, थोड़ी सी शर्ट उसको पकड़ी भी नहीं थी, ऐसे खेलते हुए जब हीट ऑफ द बैटल में उसका हाथ लगा कि उससे बड़ा फॉल तो ये था जो साले को उसने पेनल्टी एरिया में
गिराया बकायदा उसने पाँव, आप बार बार देखे, मैंने 10 दफ़ा देखे, उसके पाँव के ऊपर पाँव मारा उसने और उसको गिराया। बहुत साल की बात था। तमाम चैनल्स पे सर आजकल चल रहा है, वही चल रहा है। अब फुटबॉल में बात करें, उस पर बात ना करें तो लोग यहाँ से गुजर नहीं रहे आजकल, उसी में बात करते हैं। और ये तो देखें आजकल सोशल मीडिया का दौर है, ये सारी चीज़ें लाइव आ जाती हैं सारे, और लोग वो अकल के अंदर कोई नहीं बैठा हो। जब इतना पैशन हो, जब इसके तो उसके मुताबिक ही वो दिन रात सारी रात बैठ के मैच देखते हैं, VR सिस्टम देखते हैं, रिव्यू देखते हैं, कई एनालिसिस देखते हैं। आप मीडिया में जाएं, वर्ल्ड मीडिया में जाएं तो इतने रिव्यूज़ हैं, इतने उसके डिस्कशन हैं, इतने एनालिसिस, आप परेशान हो जाएंगे। तो सारी दुनिया वो सुनती है, जितने मैं खुद सुनता हूँ, जहाँ भी कंट्रोवर्सी आती है, इस तरह की इश्यू होते हैं, हम उसको देखें। बात ये है, आप चीज़ों को कंट्रोवर्सी क्यों बनाते हैं? हम क्यों कहते हैं कतर वाज द बेस्ट वर्ल्ड कप? क्यों उन्होंने इसको इतना सस्ता कर दिया था, टिकट बड़े से उसको किए, उसकी मार्केटिंग बड़ी अच्छी की, इट वाज ओपन फॉर एवरीबॉडी। ट्रेन के जो फ्री बसेस चलाएं, इन्होंने तो बसेस के किराए बढ़ा दिए अमेरिका ने। मतलब अमेरिका, और वहाँ पर भी ये इशू वहाँ पर भी आया कि होटल के किराए बढ़ गए, बसेस के किराए बढ़ गए। किराया बढ़ना अंडरस्टैंडेबल है, वो प्राइवेट होटल होते हैं वो बढ़ा दें, कर दें, वो मार्केटिंग में बुलाते हैं। जब डिमांड ज़्यादा होगी उस इम्पोर्टेंट, आप मरी में जाएँ, गर्मियों में जाएँ तो वो किराया कितने ज़्यादा होते हैं, और सर्दियों में जाए तो खाली पड़े। मेरा ख्याल है अमेरिका ने क्या किया कि क्योंकि वीज़े इतने इशू नहीं किए, हम लोगों ने कंट्रोवर्सी इधर से शुरू हुई जब वीज़े इशू नहीं किए, जब टीम ऑफिशियल को वीज़े इशू नहीं कर रहे। ये तो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के ऑफिशियल्स के तकरीबन 90% वीज़े रिजेक्ट हुए। टिकट होते हुए, फीफा ई पास होते हुए उनके रिजेक्ट हुए, उनकी फैमिलीज़ के रिजेक्ट हुए। तो उसमें ये हुआ कि वो लोग नहीं जा पाए। तो जितना लोग क्राउड देखना चाह रहे थे उतना नहीं गया, लेकिन फिर लोकल लोगों ने टिकट लेके फीफा के उस पर उन्होंने जाके देख लिया। तो जिन लोगों को की टीमें खेल रही थी उनके लिए पॉलिसी फिर कुछ नरम थी, लेकिन जैसे हमारी टीम नहीं खेली वर्ल्ड कप में, तो हमारे लिए वीज़ा पॉलिसी इतनी नरम नहीं थी, बहुत सख्त थी। तो वो भी ये एक है कि आपको पाकिस्तानियों की प्रेजेंस उतनी नज़र नहीं आई, जो वहाँ पे रहते हैं वो तो गए, ठीक है, वो भी बहुत कम। तो ये भी एक है कि जो इनकी जो भी बॉर्डर पॉलिसी है, कहीं पे भी वर्ल्ड कप उसको नज़रअसानी करनी चाहिए और वो थोड़ा आसान बनाना चाहिए। यार मैं ये जानना चाहूँगा, मैं फिर वापस उसी मैच पे आता हूँ, इजिप्ट वर्सेस अर्जेंटीना। अब इस ड्यूरिंग जब ये मैच चल रहा होता है और फीफा का वर्ल्ड कप है, नॉर्मल कोई मैच भी नहीं है, फीफा का कोई और मैच नहीं है, बट वर्ल्ड कप है, तो जब आप इस तरह की गलतियां देख रहे होते हैं रेफरीज की, और फिर आपका हाफ टाइम भी होता है कुछ चीज़, आप क्या वहाँ पे डिस्कशन में ये चीज़ें नहीं आती हैं या होती नहीं है कि ये गलती उन्होंने की है, उसको उसके ऊपर सुधारा जाए या बेहतर किया जाए या रोका जाए फौरी तौर पर मैच को? इस तरह की चीज़ है कि अगर कोई रेफरी गलत डिसीजन ले लेता है और मैच अभी चालू है, बेशक उसको गलत डिसीजन लिए 15 मिनट हो गए, वो उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है, ठीक है। मैच जब ख़त्म हो गया उसको रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता, यानी कि उधर ही डिसीजन करना ज़रूरी है। बेशक वो इख्तियार किसका होता है? वो जो फोर्थ ऑफिशियल है वो ये कॉल ले सकता है, अगर रेफरी को जज नहीं हुआ, क्योंकि उनको हर एक को माइक लगे होते हैं और वो ईयरफोन लगे होते हैं, तो हर बंदा उनको आ जाता है, जी कनेक्टेड होते हैं, हर वक्त वो बोल रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं ले सकते, रुकवा नहीं सकते, कोई इसमें दो राय नहीं है। जो ये हुआ ये सबको लगा, जो मेयर है न्यूयॉर्क का उसने भी बयान दिया कि ये जो है ना बहुत बड़ा डैमेज हुआ है इजिप्ट को। तो मेरा ख्याल है जो फुटबॉल जानता है नहीं जानता, हर चैनल पे मैचेस आते हैं, इसके ऊपर इतने तबसरे हो चुके हैं और इतने मेरे ख्याल में इतनी आसान जुबान में तबसरे हो चुके हैं कि जो नहीं जानता उससे भी बात की समझ आ गई। सर ये सवाल मैं आपसे भी करूंगा, ड्यूरिंग इवेंट वर्ल्ड कप है, देखिए वो रेफरी के गलत फैसले से आपने पूरी की पूरी कौम को पीछे कर दिया वर्ल्ड कप से, जो उनका हक था। वो आपने वही बात की, अर्जेंटीना को जिताने के लिए आपने कोशिश कर लिया, फ्रेंच को जिताना चाहते हैं आपने, उनके लिए कोशिश कर ली, बट आप किस तरह से आप फीफा का ये जो सारा एक बना हुआ था, होल बना हुआ था इस चीज़ का कि बड़ा फेयर प्ले को वो उस पर यकीन करते हैं, तो ये फेयर प्ले कैसे नज़र आएगा आप इसके बाद? आप तो इजिप्ट तो बाहर होगी, आप इजिप्शियन लोग कभी भी इस बात को मानने के लिए मेरा ख्याल है आइंदा 50 साल भी मानने को तैयार नहीं होंगे कि फीफा फेयर प्ले का मुजाहरा करता है। देखिए जी, आई बीइंग अ फुटबॉल प्लेयर, एक हमारा शौक भी है, सिर्फ खेला नहीं है। देखिए मैंने सबसे बड़ा जो मैं हमेशा कहता रहता हूँ, मैंने खेल के पाकिस्तान के लिए शायद इतना कंट्रीब्यूट नहीं किया जहाँ जो मैंने एज एन ऑफिशियल
लेट्स से टेक्निकल डायरेक्टर था या जनरल सेक्रेटरी था, उस वक्त पाकिस्तान फुटबॉल के लिए कंट्रीब्यूट किया। मुझे सबसे बड़ा अफसोस ये होता है कि फीफा जैसे अदारे का कंट्रोवर्शियल होना, उसकी क्रेडिबिलिटी को कंप्रोमाइज़ होने, और उसका रोल किसका, चाहे वो अमेरिका का रोल है, चाहे एक रेफरी का रोल है, एक मैच ऑफिशियल का रोल है, इन सब ने रोल प्ले किया और अल्टीमेटली उसको कंट्रोवर्शियल कर दिया फीफा को। अभी सारे लोग जो आता है ना, वो फीफा से ज़्यादा इन्फेंटिनो से बात करते हैं। मेरे ख्याल इन्फेंटिनो को लोग पहले इतना नहीं जानते थे जब से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई है। अब इन्फेंटिनो का नाम सारे जगह पर आ रहा है, और वो इतने अजीब से कार्टून बना के और उसमें ये है कि उसे बना के चला रहे हैं कि इन्फेंटिनो की खुद, अभी इन्फेंटिनो ने अगले साल जाके अपना इलेक्शन लड़ना है फीफा का, तो ये उसके लिए बहुत बड़ी एक उसके सारे इलेक्शन होने, सारे इलेक्शन आ रहे हैं, तो एंटी उसकी कैंपेन चलेगी, बजाय इसके कि उसने 48 टीम्स को डाला। ये बड़ा अच्छा था कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री डाले। मकसद ये था चलो ज़्यादा कंट्रीज आएंगे, ज़्यादा लोग आएंगे, ज़्यादा मतलब एक होता है अब ये आलमी इवेंट है, तो ये मार्केटिंग कैंपेन इसको कहते हैं या इलेक्शन कैंपेन, आप ठीक है, उसने बड़ा अच्छा किया। अब मैं, लेकिन चीज़ ये है कि अभी कंट्रोवर्सी की जब हम बात करते हैं, वो जैसे पहले मैं कहते वीआर वालों ने सारे प्रॉब्लम क्रिएट किए। वीआर एक माइनर सा फाउल हुआ, फाउल भी नहीं था, मैं तो उसको फाउल भी नहीं कहूँगा। आप बार बार देखें जो उसने शर्ट उसकी पकड़ी है कि फाउल हो गया, वो चला गया बाल, रेफरी जहाँ साथ उसके खड़ा हुआ, रेफरी गया और फिर वो बॉल गया और अल्टीमेटली अर्जेंटाइन पर गोल हो गया। और गोल होने के बाद उसने कॉल किया, क्या कहते हैं, वीआर वालों ने, और उसको रिवर्स किया और दिखाया, और फिर अल्टीमेटली गोल भी कैंसिल हो गया, वो वीआर हो गया। सिमिलरली उससे ज़्यादा सीरियस फाउल वो था जो साले को उन्होंने अर्जेंटाइन के प्लेयर ने पेनल्टी एरिया में गिराया, वो बाकायदा उसको पापा, उस पर उसने वीआर वालों ने उसका रिव्यू नहीं लिया। वीआर ने नहीं लिया, वीआर को लेना चाहिए था क्योंकि वो ज़्यादा सिस्टम के करीब बैठे हैं, ज़्यादा उसको एक्यूरेटली रीड कर सकते हैं। उन्होंने वीआर ने क्यों नहीं लिया, वीआर ने रिव्यू तो ले लेते ना, डिसीजन कुछ भी होता है इरिस्पेक्टिव। वो मैं क्लेम करता हूँ, मैं इस पर जो कहता हूँ बेट लगाने के लिए तैयार हूँ कि जो फाउल साले के खिलाफ हुआ वो इट वाज मच मोर सीरियस विद इन द पेनल्टी जो हुआ कंपैरेटिवली। जो फाउल इजिप्ट के खिलाफ उन्होंने दिया, जो उसका गोल भी उन्होंने इजिप्ट का डिसअलाउ कर दिया, वो इट वाज फाउल, तो मेरे हिसाब में वो फाउल ही नहीं था। तो ये इस तरह की कंट्रोवर्सी वीआर वालों ने क्रिएट की है। ये वीआर सिस्टम सारी गलतियों की बुनियाद है। अब वीआर सिस्टम हो, रेफरी हो, मैच ऑफिशियल हो, या जैसे यूएस की बात कर रहे हैं कि उन्होंने वीज़े नहीं दिए, ये नहीं किया, फलाने ने किया, मैच टीम के ऑफिशियल को वीज़े नहीं दिए, ईरान को उन्होंने दूसरे मुल्क में जाके फेंका। मतलब ये कहाँ का इंसाफ, ये कैसे? आप एज ए होस्ट यू शुड बी ट्राइंग योर लेवल बेस्ट कि आप मैक्सिमम लोगों को एकोमोडेट करें डिफरेंट उसे। अब ये तो कोई, ये फिर स्पोर्ट्स ना हुआ, ये फिर ये भी एक सियासी जंग शुरू होगी। जो सियासी जंग हम अदरवाइज करते हैं अमेरिका और उसके अपना और ईरान के दरमियान, वो सियासी जंग आप न्यू जर्सी के स्टेडियम में लेंगे, वो सियासी जंग मैक्सिको में लेंगे, वो सियासी जंग आप अमेरिका में लेंगे, वो सियासी जंग आप फुटबॉल में लेंगे। ये तो ये मुझे सबसे बड़ा दुख ही होता है कि फीफा की क्रेडिबिलिटी स्टेक हो गई, कंप्रोमाइज हो गई फीफा की क्रेडिबिलिटी। फीफा बहुत बड़ा अदारा है, फीफा का बहुत बड़े सिस्टम, मैं उसका बड़ा इज्जत एहतराम करता हूँ। इस तरह पीएफएफ बहुत बड़ा अदारा, इंपॉर्टेंट अदारा हमारे लिए, और हम उसको इज्जत एहतराम करना चाहिए, इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। एशियन फुटबॉल कॉन्फ्रेंस, देखिए पीएफएफ, एशियन फुटबॉल कॉन्फ्रेंस, सारी चीज़ें मिल मिला के तो फीफा बनता है। और फीफा अगर इस तरह की गलतियाँ, फीफा ने गलती की ना की, डिफेम हो गया, कंप्रोमाइज हो गया, तो उसकी वजह से देखें ना पूरा फुटबॉल, एक पूरे मुल्क का, पूरी दुनिया का फुटबॉल डिफेम हो गया और उस फुटबॉल की क्रेडिबिलिटी खत्म होगी। वाई बिकॉज रीजन, चाहे वो रेफरी ने किया है या अमेरिका ने किया है या किसी मैच ऑफिशियल ने किया है, और सारा ब्लेम फीफा पर आ गया, सारा ब्लेम इन्फेंटिनो पर आ गया। ये मुझे बड़ा इस चीज़ का दुख है कि हमारा इतना, और इन्होंने जैसे बताया फीफा बहुत बड़ा अदारा है, इसकी व्यूअरशिप कह लें फुटबॉल की या जिस वजह से कह लें, इसकी चीज़ों को कंप्रोमाइज़ नहीं चाहिए। दुनिया के लिए इतना बड़ा एक एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी पाकिस्तान में फुटबॉल में पाकिस्तानी जुनूब है, लेकिन बच्चा जो है ना फुटबॉल के पीछे वो कहते हैं पागल हुआ है कि वो क्या कहते हैं रोनाल्डो के पीछे, मेसी के पीछे। वाई बिकॉज ये सारी बात करेंगे बच्चों का पसंदीदा खिलाड़ी सर रोनाल्डो बाहर हो गए, इससे बात करेंगे। मैं आपसे सवाल लेना चाह रहा था लेकिन मुझे ब्रेक लेकर आ जा रहे हैं। नाज़रीन, कंट्रोवर्शियल फुटबॉल वर्ल्ड कप फीफा 2026 से बात करें, और इस वक्त ब्रेक का वक्त हुआ है, मैं बताइएगा। वेलकम बैक की बात कर रहे हैं कंट्रोवर्शियल फीफा वर्ल्ड कप 2026 के हवाले से, और इजिप्ट और अर्जेंटीना के दरमियान जो मैच हुआ था 3-2 से,
वो और अर्जेंटीना ने 3-2 से ये मैच अपने नाम किया है। अब वो क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं और क्वार्टर फाइनल में उनके साथ दीगर टीम्स भी मौजूद हैं। बट एक और मैच मे भी कंट्रोवर्शियल हो जाए और वो मैच है मोरक्को वर्सेस फ्रांस का। और फ्रांस के इस मैच के अंदर अर्जेंटीना के सारे जो ऑफिशियल्स हैं उनको डाला गया है। इसके ऊपर अभी से बातचीत होना शुरू हो गई है और सिर्फ यहाँ पर इतना ही नहीं हुआ बल्कि ट्रम्प साहब ने एक कॉल की थी और वो कॉल थी फीफा के प्रेसिडेंट को और उन्होंने कहा कि जो उनके खिलाड़ी के ऊपर एक रेड कार्ड लगा हुआ है उसको फिल फोर ख़त्म किया जाए या कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन किया जाए। इसके ऊपर फीफा का जो डिसीजन आया उस पर बात करेंगे। रेहान अहमद शेख हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट इस्लामाबाद फुटबॉल एसोसिएशन के। रेहान भाई, अब कंट्रोवर्सी से ना फिर वही बात है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। एक हो चुकी, दो बल्कि 2 हो चुकी हैं और तीसरी होते जा रही है। होने अब वाली 2 नहीं, कंट्रोवर्सी 4 हो चुकी है। मैं इन अगर हम बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी से बात करें ना वो तो 3-4 एक हुई है। अनफॉर्चुनेटली कंट्रोवर्सी जो क्रिएट हुई है ना, अनफॉर्चुनेटली वो क्रिएट हुई है जिसमें अफ्रीकन टीम इन्वॉल्व थी या एक किस्म की मुस्लिम टीम इन्वॉल्व थी। मुस्लिम को भी लेके कुछ मैं कुछ सोशल मीडिया टैग्स में देख रहा था कि फीफा नहीं चाहता है शायद कि मुस्लिम जैसे आपने ईरान के साथ किया, आपने इजिप्ट के साथ किया, मोरक्को के साथ करने जा रहे हैं। मेरा ख्याल है अगर जैसे कर्नल साहब बात करते हैं, अगर हम व्यूअरशिप की बात करें ना तो ह्यूज नंबर है मुस्लिम कंट्रीज़ का। अगर आप मोरक्को को ले आते हैं या अर्जेंटीना की जगह, आप सोचे तो सही ज़रा कि फ्रांस की जगह मोरक्को आ जाती है फिनाले के अंदर अर्जेंटीना के साथ, तो फिर आप देखेंगे पाकिस्तान के अंदर लोग कितना सपोर्ट कर रहे होंगे मोरक्को को। आप ईरानियंस को देखिए, वो पूरी साइड सपोर्ट कर रही होगी। आप मतलब पूरी दुनिया में फ़लस्तीनियन है, इजिप्शियंस हैं, सारे टर्किश सब मोरक्को को सपोर्ट कर रहे होंगे और बहुत बड़ी ह्यूज वो व्यूअरशिप आपको मिलेगी। सर, ये जो कंट्रोवर्सी हुई है रेड कार्ड को लेके जी, ये कभी हमने इससे पहले सुनी नहीं है। कितना पॉसिबिलिटी होती है या क्या इख्तियारात होते हैं फीफा प्रेसिडेंट के पास कि वो किसी का रेड कार्ड है उसको रिमूव कर दे? अच्छा, पहली बात ये है कि जो रेड कार्ड रिमूव करना, मैं इसलिए लोगों को कहता हूँ और ये समझने की चीज़ है कि किसी भी गेम में किसी गवर्नमेंट को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए जी। फैसिलिटेट ज़रूर करना चाहिए, इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। जब आप किसी मुल्क की भी तारीख देख लें, कहा वो पाकिस्तान है या किसी की भी, जब गवर्नमेंट की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट शुरू होती है उस चीज़ का बेड़ा गर्क शुरू हो जाता है। उसमें लोगों की सिलेक्शन भी है, बाकी भी है। और दूसरा, ट्रम्प को किसी ने कहा होगा, मेरे जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि वो फुटबॉल कभी खेलता नहीं रहा ना, उसको मेरा ख्याल है इतनी है कि ना अमेरिका की टॉप गेम फुटबॉल है, तो क्योंकि ये एक बिजनेस डिसीजन था जो भी है कि भाई ये बड़ा टॉप स्टार है तो इसका रिमूव किया जाए। उन्होंने भी खुद नहीं किया होगा, उन्होंने जो टेक्निकल टीम है उसको केस दिया होगा, उन्होंने एक वीडियो को दोबारा से देखा होगा और फिर उन्होंने डिसीजन दिया होगा जो नहीं होना चाहिए था। क्योंकि डिसीजन अगर इस तरह के हों तो फिर सारे प्रेसिडेंट्स फ़ोन करेंगे। और जैसा कर्नल साहब ने कहा कि आगे सारे इलेक्शन आ रहे हैं, एशिया के भी, फीफा के भी, और ये बहुत ज़्यादा मुतासर करेंगे इन्फेंटिनो को। तो उनको जो जीतने के सबसे ज़्यादा चांसेस थे वो आहिस्ता आहिस्ता अगर ये चलता रहा मादूम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। और जहाँ तक बात करता हूँ आज के मैच की जो आज होने जा रहा है, मेरा ख्याल ये वर्ल्ड कप का फाइनल है। ये जो आज का मैच होगा ये वर्ल्ड कप का फाइनल है, ठीक है। और मेरा ख्याल है जो ये जीतेगा वो वर्ल्ड कप जीत सकता है अगर इनडायरेक्टली बेल्जियम को ना सपोर्ट किया गया। और वो सारा करके भी, वो बंदा खिला के भी आप 4 गोलों से हारे हैं। और वो जब से मैच स्टार्ट हुआ अमेरिका का और उसका, तो तक 1 साइडेड मैच था। तो कभी भी अगर आपकी टीम इतनी अच्छी नहीं है तो उसको आप टेक्निकली तौर पे ग्रो करें, बाकी चीज़ें करें ताकि वो कंपटीशन में लड़ सके, ना कि आप ये वाली चीज़ें इस्तेमाल करें कि इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करें। तो इन्फ्लुएंस कहीं पे भी आप इस्तेमाल करेंगे वो बहुत ही गलत मैसेज आता है अक्रॉस द वर्ल्ड। और ये वो वाइड स्पोर्ट है जिसकी सबसे ज़्यादा दुनिया में व्यूअरशिप है। तो आप समझेंगे कि आप 1-2 लोगों के फैसले ने कई लोगों को, आपके मिलियंस को, बिलियंस को अपने ख़िलाफ़ कर दिया। तो ये एक बहुत अहम चीज़ है कि इसको हर एंगल से देखना चाहिए, क्योंकि उससे अगला वर्ल्ड कप शायद 60 टीमों का जी, ये तो 48 का, शायद वो 60 का जी। तो वो भी इम्पैक्ट हो सकता है जी। तो ये एक बहुत बड़ा तसलसल है। देखें, मैराडोना ने भी हाथ से गोल किया, रेफरी ने दे दिया, वो इस तरह की बहुत ज़्यादा चीज़ें माजी में। लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन सही करना चाहिए। हाँ,
अगर आप सही नहीं सर करेंगे। उस टाइम तो मे बी टेक्नोलॉजी इतनी नहीं होती थी तो गलतियां भी हो जाती थी, जी, आप जी। रेफरीज की नज़र नहीं, अब नज़र हट जाती है, कुछ जी। चीज़ हो जाती है, बट अब आज इस टाइम में जब आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी मौजूद है उसके बावजूद आपके पास इख्तियार भी मौजूद है कि आप उसका यूज़ कर लें, पॉजिटिव जी, यूज़ कर लें और जी। टाइमली यूज़ कर लें। अगर जी। नहीं करते आई थिंक सो ये बड़ा सवालिया निशान है। करना साहब, ये जो मैंने सवाल किया रेहान भाई से, सेम सवाल मैं आपसे भी करूँगा कि कितने चांसेस, या इससे पहले कभी आपने देखा 1970 की वर्ल्ड कप की आप बात कर रहे थे, तब से लेके आज तक कभी ऐसा हुआ कि आप किसी को रेड कार्ड दे दिया गया हो और किसी प्रेसिडेंट ने कॉल की हो फीफा प्रेसिडेंट को कि नहीं जी रिमूव कर दें या कुछ टाइम के लिए इसको आगे लेकर चले जाएं, ऐसा कभी हुआ? या नहीं, ऐसे कभी नहीं हुआ मेरे ख्याल में। एक बहुत पहले जब शुरू में वर्ल्ड कप शुरू हुआ था 1930s में, समवेयर 38 में शायद, तो उसमें वो जो होस्ट कंट्री था उस वक्त तो रूल रेगुलेशन भी टू बी वेरी फ्रैंक ये नहीं थे, इतने फूल प्रूफ नहीं थे, और ये रूल रेगुलेशन बल्कि थे भी नहीं। यूरो ये जो रूल रेगुलेशन तो ये मैं कहता हूँ अपना थोड़ा अर्सा पहले इंट्रोड्यूस हुआ कि जब एक रेड कार्ड हो जाएगा तो वो नेक्स्ट मैच नहीं, रेड कार्ड जब होगा तो उसका सबसे बड़ी कम से कम सजा ये है कि वो एक मैच कम से कम नेक्स्ट मैच नहीं खेलेगा। तो इन्होंने तो मतलब वो नेक्स्ट मैच भी खिला दिया, कर दिया। ये इनकी बात बिल्कुल सही है। जब गवर्नमेंट इंटरफेरेंस शुरू हो जाए, देखिए फीफा के अपना बहुत बड़ा एक कानून कह लें या अनरिटन लॉ है, गवर्नमेंट थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस नहीं होगी। थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस यही होती है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, जो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हुई 3-4 दफ़ा, और पाकिस्तान की फुटबॉल टीम बैन होगी, PFF बैन होगी। ये थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस जहाँ भी हो गए मसाइल खड़े होंगे। ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एक किस्म की होती है। मतलब है कि ये जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं ऐसे नहीं होते, ये कई सालों की रियासत के बाद रूल्स रेगुलेशन फाइनलाइज होते हैं। फीफा की टेक्निकल टीम हैं इतनी स्ट्रॉन्ग कह लें, जो भी कह लें, ये सारी चीज़ें बैठ कर, और ये कि नहीं एक रात में एक दिन में डिसाइड नहीं होते, कई सालों के बाकायदा एनालिसिस के बाद, उसके डिस्कशन के बाद, कमेटीज कई मीटिंग्स के बाद ये फिर रूल्स फाइनलाइज होते हैं फॉर पर्टिकुलर कंपटीशन कह लें या एक ओवरऑल पूरी दुनिया के लिए फुटबॉल के रूल्स होते हैं। तो उसको एक प्रेसिडेंट के कहने पर आप चेंज कर दें, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं पहले कह दूँ US की वजह से, अमेरिका की वजह से फीफा की पोजीशन बड़ी कंप्रोमाइज़ हो गई है, ठीक है, विच इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। और फीफा में फिर प्रेसिडेंट इन्फेंटिनो के ऊपर सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि उन्होंने वो इतना, वो क्या कहते हैं, वीक प्रेसिडेंट है और ये हो गया। देखिए सुपर पावर अमेरिका है, बल्कि मैं कहूँगा सुपर पावर अमेरिका था, अभी नहीं है। ईरान जो उसने मार खाई है सारी दुनिया का पता है, अभी वो अपने फेस सेविंग के लिए पता नहीं क्या क्या करतब कर रहा है, पाकिस्तान को इन्वॉल्व करके, ये करके वो करा के, तो वो अपने जो उनको मार पड़ी है, जो डिफीट हुई है हॉर्मस के उस पर ईरान की थ्रू, तो वो दे आर ट्राइंग टू कवर अप, वो कहते हैं बदला लेने के लिए फीफा को टारगेट करके उन्होंने सारा फीफा को इस्तेमाल किया जा रहा है, पूरा एक वर्ल्ड कप कंट्रोवर्सी कर दिया। और एक कंट्रोवर्सी थी, फिर कंट्रोवर्सी तो चल पड़ती है। अभी मैं आपको बताऊं, हम कहने को तो कह रहे हैं, हम खुद मुसलमान हैं, मोरक्को होगा तो मोरक्को का हम सपोर्ट करेंगे, चाहे वो फ्रांस के खिलाफ खेल रहा है, अर्जेंटाइन के खिलाफ खेल रहा है। एक हमारे वो माइंड सेट कह लें या जो भी हमारी सोच कह लें, या हम भी मुस्लिम, हर एक मुसलमान के लिए हमारा एक, बट देन एट द सेम टाइम आप अगर देखें इन चीज़ों को तो अच्छी टीम है, बुरी टीम है, वो उसले आते। अभी जिस तरह अफ्रीकन कप का मैच हुआ फाइनल मोरक्को और सेनेगाल के उसमें, तो सेनेगाल को उन्होंने सस्पेंड किया, हालांकि सेनेगाल जीत गया था, वो बिल्कुल सस्पेंड किया उन्होंने, तो वो टीम सारी वॉकआउट करके चली कोच की उसके सेनेगाल की, तो फिर इस वजह से सारे मसाइल खड़े हो गए। ये जो चीज़, ये देखें बात हो ही जाती है, गलती एक रेफरी ने की, गलती एक मुल्क ने की, गलती किसी वजह से भी हुई, और उसका खमियाजा जब फीफा को भुगतना पड़ेगा। फीफा, मैं जैसे पहले 1970 से मैं वर्ल्ड कप को फॉलो कर रहा हूँ, फीफा के खिलाफ कंट्रोवर्सीज इतने क्रिटिसिज्म आज तक नहीं हुआ जितना इस वर्ल्ड कप के बाद हुआ है। तो ये चीज़ें अनफॉर्चुनेटली एक फेयर प्ले के पॉइंट ऑफ व्यू से, फुटबॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी नहीं है। सर नेक्स्ट वर्ल्ड कप है, आप 60 टीम्स की बात कर रहे हैं, तो 48 टीम्स के साथ तो आप उस तरह से नहीं करवा सके। क्या समझते हैं आप रेहान की अगला वर्ल्ड कप है जो फीफा का, वो ठीक है, मैं फिर से कहूँगा कि आलमी कप होता है, दुनिया की अगर 60 टीम्स एक मुल्क में या 48 टीम्स खेल रही होती तो उसके इंतजाम करना, पर इंतजाम की चीज़ और चीज़ होती है, विद इन ग्राउंड आपके लोग इतने, आप यकीनी तौर पर इतने एक्सपीरियंस हो चुके होते हैं कि छोटी से छोटी कंट्रोवर्सीज भी नहीं होनी चाहिए। तो अगर इंतजामात हो जाते हैं तो यहाँ तो कंट्रोवर्सीज ग्राउंड के अंदर जिसके लिए सारा वर्ल्ड कप तश्कील किया जा रहा है वहाँ ही दिखाई जा रही है पूरी दुनिया को, देखें हमने ये गलतियाँ की हैं। ये ऐसे ही है कि वो अगले वर्ल्ड कप, नेक्स्ट वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूँ कि इस वर्ल्ड कप का जो रेवेन्यू है जो फीफा को मिलना है वो $40 बिलियन है। 40 बिलियन, ये सबसे
ज़्यादा हाईएस्ट रेवेन्यू वाला वर्ल्ड कप था। जो मेरा कतर का था वो शायद 22 बिलियन डॉलर का था जी। तो ये जो है ना 40 बिलियन डॉलर का था। तो ये अगर इसको फाइनेंशियल एस्पेक्ट देखें इसका बहुत हाई है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जैसे अभी शहबाज शरीफ साहब ने भी 11 अरब रुपये मुख्तस किए, सैफ गेम्स हो रही हैं पाकिस्तान में 2027 में, बहुत अच्छा है। तो वो फैसिलिटेट करने के लिए टीमों के लिए बाकी के, लेकिन जब ये पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस हो जाएगा आप मेरिट का और क्वालिटी का वो बुरा हाल देखेंगे। इसी तरह ये भी हुआ। कतर में सबसे अच्छी चीज़ ये हुई, कतर वाले जीते भी नहीं ना वो उस तरह पहुँचे ऊपर क्वार्टर फाइनल वगैरह में, लेकिन उनके किसी बंदे ने कोई इन्फ्लुएंस नहीं किया, ना उस पर कोई पॉलिटिक्स हुई ना कोई और चीज़ हुई। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो मुल्क हैं, ये अगला तो खैर 3 या 5 मुल्कों में हो रहा है, तो उसमें कई गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हैं, उसके फाइनेंसेस बहुत हाई हैं, तो वो भी इस तरह का ये है कि ये बहुत ज़रूरी है कि मुल्क उनको इन्फ्लुएंस ना करें या बाकी ना। फीफा को भी ख्याल रखना चाहिए कि इन चीज़ों से बचें और अपने जो है ना एक लेवल सेट करें जिससे आपको ये ना होना पड़े। सर थोड़ी बात कर लेते हैं क्वार्टर फाइनल के हवाले से, वक्त थोड़ा सा कम है, आज का शो तो हमारा सारा इसी कंट्रोवर्सीज में निकल गया। फ्रांस वर्सेस मोरक्को आज रात 1 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1 बजे ये मैच खेला जाएगा। क्वार्टर फाइनल का पहला क्वार्टर फाइनल की किस तरह से देख रहे इस मैच को? देखें ये बहुत बेहद टफ होगा। मैंने कहा ये वर्ल्ड कप का फाइनल है। ठीक है। ये आप इसकी क्वालिटी देखेगा, इसके मैच की स्पीड देखिएगा। मैं अगर अर्जेंटीना और जो मिस्र का मैच हो उससे भी तेज़ होगा। मिस्र ने जान लगा दी और मिस्र ने जितना डिफेंस किया, जिस तरह अटैक किया, मेरा ख्याल मिसाली था। मैंने मिस्र की टीम को इतना अच्छा खेलते कभी नहीं देखा जैसे कैप वर्डे वालों ने किया, इन लोगों ने भी किया। तो ये जो आज का मैच है ना, ये लोगों को 10-20 साल तो नहीं भूलेगा जो आज होगा, क्योंकि जो मोरक्कन साइड है उनके सारे के सारे प्लेयर यूरोप में बड़ी बड़ी लीग्स में खेलते हैं, PSG में उधर खेलते हैं। तो वो कोई गली मोहल्ले के लड़के नहीं है, वो बहुत प्रोफेशनल है। तो दूसरा फ्रांस की टीम है, वो भी मेरा ख्याल है कि सारे इमिग्रेंट्स हैं, उनमें से 1-2 के अलावा सारे इमिग्रेंट्स हैं। तो उन्होंने ये बड़ा अच्छा किया है कि जब से वो वर्ल्ड कप जीतना शुरू हुए उन्होंने मेरिट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जो बंदा भी मेरिट पे है, बेशक वो कूड़ा उठाने वाला है, वो अगर मेरिट पे है तो वो टीम में है। जिन टीमों की आप टॉप परफॉर्मेंस देख रहे हैं बगैर किसी पॉलिटिकल सपोर्ट के, वो लोग मेरिट पे। ये नहीं कि सबसे अच्छी चीज़ है, मेरिट की खसूसियात है। तो उनकी भी टीम बहुत अच्छी है। उनके पास जो है वो उस्मान डम्बेले है, आपके पास बाकी लोग भी हैं सारे, तो उनका अटैक बहुत स्ट्रॉन्ग है तीनों, और ये भी इतने वो नहीं है। तो ये आज का जो मैच है मेरा ख्याल है कि ये वर्ल्ड कप का फाइनल है। व्हाट अबाउट स्पेन वर्सेस बेल्जियम? देखें जो बेल्जियम है उसमें मुझे एक बड़ा दुख होता है, वो जब भी वो हारने लगते हैं ना तो लुकाकू को डाल देते हैं। अच्छा। वो गरीबों का बाल है, वो बहुत गुर्बत में पला बड़ा है, तो 5 साल तक तो दूध पीता रहा, तो उसकी हाइट बहुत अच्छी है, तो वो फंसा के गोल कर जाता है। तो और बेल्जियम फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, जिस तरह वो खेलती है, जिसका उसके पुशिंग। तो स्पेन जंग है, स्पेन खा जाएगी। अच्छा। स्पेन खा जाएगी, क्योंकि स्पेन की जो एवरेज एज है वो बहुत कम है। लमीन जमाल हैं, बाकी 19-19 साल 20-20 साल के लड़के खेल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो उनके जो चांसेस इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि वो अटैक ज़्यादा करते हैं। कैप वर्डे ने तो उनको नानी याद करा दी थी, क्योंकि उन्होंने सेव बहुत रोक लिए, कीपर बहुत अच्छे थे। तो ये कीपर्स का भी इम्तहान है। आपने देखा होगा जो भी पेनल्टियों पे मैच गए हैं, ठीक है, तो आप वो पेनल्टी उन्होंने 10,000 दफ़ा अंदर मारी है, उसमें उन्होंने बाहर मार दी, ठीक है, क्योंकि ये नर्व्स की गेम है। पूरी दुनिया में देख रहे हैं, तो वो नर्व्स की गेम है, आगे से रोकने वाले। तो मेरा ख्याल है कि जो कीपर्स हैं और पेनल्टीज वाले हैं, इन पे बहुत बड़ा प्रेशर है। सर पहले फ्रांस वर्सेस मोरक्को, एक तो अगर आपको याद हो पिछले प्रोग्राम में हमने प्री क्वार्टर फाइनल की प्रेडिक्शन की थी, उसमें सारी प्रेडिक्शन हमारी सही हुई, सिर्फ एक अपसेट हुआ तो ब्राज़ील वाला हुआ, वो अपसेट था वो अपसेट था, इसलिए हम वो नहीं करते। जो अभी क्वार्टर फाइनल मैचेस हैं, उन क्वार्टर फाइनल में जो फ्रांस का और मोरक्को का मैच है, जैसे रियान साहब ने भाई ने कहा, इट्स गोइंग टू वेरी वेल कंटेस्टेड, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा। ठीक है, मैंने वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले फ्रांस को प्रेडिक्ट किया होता कि ये फाइनल जीतेगा, मेनली बिकॉज रीजन उनका 11 बड़े अच्छे हैं और बेंच बड़ा स्ट्रॉन्ग है।
और इसमें कोई शक ही नहीं है, उनको बड़े बड़े अच्छे प्लेयर बेंच पर बैठे हैं जो अभी तक उनको शायद चांस भी नहीं मिला। लेकिन एट द सेम टाइम मोरक्को जो है ना बहुत फाइटिंग टीम है, मेरी फेवरेट टीम है। हालांकि मैंने प्रेडिक्ट किया हुआ कि फ्रांस जीतेगी, लेकिन आज मेरी सिंपैथी मोरक्को के साथ है। कोई अपसेट हो सकता है, अपसेट हो सकता है, अपसेट हो सकता है, लेकिन अपसेट हो सकता है प्रोवाइडेड हमारे रेफरीज मैच फेयर प्ले करें। फेयर प्ले हो तो फेयर प्ले हो नहीं तो वो तो जिस तरह इन्होंने अर्जेंटाइन को जिता दिया इजिप्ट के खिलाफ या इस तरह ईरान के खिलाफ उन्होंने ज्यादती की, तो ये फिर मैचेस का मजा नहीं आता। फिर मैच आ जाता है इसका स्पेन और बेल्जियम का। स्पेन और बेल्जियम में अगर बेल्जियम ने उनके यमीन जमाल को पकड़ लिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, तो फिर मैं कहूँगा बेल्जियम जीतेगा। फिर मैं कहूँगा बेल्जियम जीतेगा। मतलब सो मेनी रीजन, उस पर डिटेल में नहीं आते। यमीन जमाल को देखें, हर टीम में एक दो प्लेयर ऐसे होते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जो बड़ा अगर हम खुद जब मैचेस खेलते थे, खिलाते थे, तो हम एक दो प्लेयर अपनी टीम के ऐसे होते थे जिनको मार्क करना पड़ता है, चाहे उसके ऊपर 2 प्लेयर लगाएं 3 प्लेयर लगाएं, वो करना पड़ता है। लेकिन आज के मैच में यमीन जमाल को मार्क करना पड़ा। नॉर्वे वर्सेस इंग्लैंड जी, नॉर्वे इंग्लैंड में इसमें मेरे हिसाब में तो नॉर्वे का इसमें भी वही है, अगर इंग्लैंड ने उनका हॉलैंड को पकड़ लिया तो फिर इंग्लैंड जीतेगा। हॉलैंड से काबू ना आया तो फिर नॉर्वे के ज़्यादा चांसेस हैं, बेहतर है बिल्कुल। और इस तरह अर्जेंटाइन स्विट्जरलैंड में भी अर्जेंटाइन मेरे ख्याल में हार्ड फेवरेट है टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल। ये क्वार्टर फाइनल जीतेंगे और फिर आगे सेमीफाइनल उनका इंग्लैंड या नॉर्वे से आएगा। ठीक है सर, भाई नॉर्वे और इंग्लैंड पे क्या आपकी राय है? सर इनमें ना 2 ही मेन बंदे खेल रहे हैं। एक तो हैरी केन खेल रहा है, वो मेन फिनिशर है, उसकी हाइट अच्छी है, बाकी चीज़ें फिजिक है, और तो स्ट्राइकर है, वो फॉरवर्ड नहीं है। और दूसरा बंदा खेल रहा है हालैंड, तो ये स्ट्राइकर है, ये नीचे उतर के बॉल नहीं लेता, ये आगे खेलते हैं। तो इनको बॉल डालने वालों की खूबसूरती है कि वो बॉल पड़े तो इन्हें फिनिश कर देना। ठीक है। बाकी इंग्लैंड में और भी फिनिशर हैं। हॉलैंड अगर नॉर्वे डिफेंस सही कर गया तो ये निकाल देगा, और मेरा ख्याल है ये अपसेट भी हो सकता है। ठीक है, ये नॉर्वे वाले अपसेट कर सकते हैं। और स्विट्जरलैंड में इतने अच्छे फिनिशर नहीं है, लेकिन वो किसी तरह मैसी को घोल के पी जाए तो वो बाकी इतने अच्छे फिनिशर नहीं है, उनके बहुत अच्छे नहीं है। ठीक है, सारी गेम मैसी बनाता है। असल में जो ये इनकी बात बिल्कुल सही है कि मैसी के एक बहुत बड़ा कमाल है, रोनाल्डो गोल स्कोरर है, अब उसमें वो पॉपुलर प्लेयर उस लिहाज से गोल बड़े उसने किए भी हैं, इस वक्त भी लीडिंग गोल स्कोरर हुई है। लेकिन एट द सेम टाइम जो मैसी है ना, मैसी के कमाल है वो सिर्फ गोल स्कोरर नहीं है, वो असिस्ट करता है, असिस्ट बहुत अच्छे देता है। वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट असिस्ट है, हाईएस्ट असिस्ट है। ये जो इजिप्ट वाले मैच में जो अर्जेंटाइन को जितवाया है, वो इसके असिस्ट ने जितवाया है मैसी के। हालांकि मैसी ने क्या अपना गोल भी किया है, लेकिन उसके असिस्ट इतने अच्छे थे। मेरे ख्याल एक गोल तो असिस्ट कर उसके असिस्ट से हुआ, जो उसने जाके बाहर से क्रॉस किया और उसके फॉरवर्ड ने गोल किया। तो मैसी का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये है कि वो असिस्ट बड़े अच्छे करता है। हालांकि वो उस एज में नहीं है जो इतना पूरे ग्राउंड में भागे, और बट इवन देन ही इज वर्किंग वेरी वेरी हार्ड। और इस मैच में भी जो है मैसी को पकड़ना पड़ेगा। अब ऐसे वर्ल्ड कप में अगर वो करें 96 मैचेस के अंदर 280 गोल हो चुके हैं, और उसमें 14 गोल हैं, सबसे ज्यादा अर्जेंटीना ने की, और उसमें भी अर्जेंटीना में सबसे ज्यादा मेसी ने गोल किया। और मैं भी ये इनका आखिरी वर्ल्ड कप है आई थिंक, जैसे वो मैसी अगर इफ ही मेंटेन्स फॉर्म उसको अगले वर्ल्ड कप में भी खेलेगा। उसका फिजिक ऐसी है, उसका फॉर्म ऐसे है, उसका स्टाइल ऑफ प्ले ऐसा है, तो अपने आप को जैसे ही इज ऑलवेज प्रेजेंट एट द निक ऑफ द टाइम में, जिस जगह पर उसको चाहिए होता है वो पहुंचा होता है। मेंटली ही इज वेरी इंटेलिजेंट। तो वो ये अच्छे प्लेयर की निशानी है, जहां पर उसकी जरूरत होती है मैंने उसको मॉनिटर किया, बॉल नहीं होता तो मैं उसको देखता हूँ कि मैसी क्या कर रहा है। ठीक है, तो मैसी को वो फिर रहा होता है, बॉल जिधर भी फिर वो आराम से खड़ा होता है, फिर होता है, सबसे कम भागा है, सबसे कम भागा इस वर्ल्ड कप में सबसे कम मैसी भागा है। लेकिन जब जरूरत होगी तो उधर पहुंचा, प्रोडक्टिव गोल सबसे ज्यादा किए उसने, कोई ना जहां पर वो चाहिए होता है वो पहुंचा। अच्छा, जैसे हम बात कर रहे हैं क्वार्टर फाइनल्स की, तो क्वार्टर फाइनल में जैसे आप यहाँ से पहले नंबर से फ्रांस, दूसरे नंबर पे बेल्जियम, तीसरे नंबर पे आप नॉर्वे को बात कर रहे थे, और फिर अर्जेंटीना। तो यहाँ फ्रांस वर्सेस बेल्जियम भी हो सकता है, नॉर्वे वर्सेस अर्जेंटीना। जी बिल्कुल। और फिर आप इनमें से फाइनलिस्ट फिर आप अर्जेंटीना और फ्रांस को मैं आपको कहा कि जो भी आज का मैच जीतेगा ना, वो फाइनल की टीम है। मोरक्को और फ्रांस की, बिल्कुल
वो फाइनल की टीम, वो फाइनल पहुंचेगी। और अगर 1 मिनट के लिए हम ये सोच रहे थे कि मोरक्को आज का मैच जीतती है, फिर अगला मैच का सेमीफाइनल पढ़ना है जी स्पेन के साथ, जी स्पेन के साथ, स्पेन या मोरक्को बेल्जियम के साथ। स्पेन से बड़ा मोरक्को जीतेगी, मैं कहूँगा। ठीक वो होगा। क्योंकि बहुत लोग उनमें से स्पेन से खेलते हैं हाँ हाँ और लीग खेलते हैं, उनकी साइकी समझते हैं। अगर आप किसी की गेम रीड कर दिए ना तो आप उसको आराम से हरा मोरक्को सकते के ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स स्पेन की लीग में खेलते हैं। ठीक हो गया सर। उनको सारा मेरे ख्याल में वक्त हमारा खत्म हो गया सर। थैंक यू सो मच। और हमारे साथ कर्नल मुजद्दिद तरीन साहब मौजूद थे और रेहान अहमद शेख मौजूद थे। बात कर रहे थे कंट्रोवर्शियल वर्ल्ड कप 2026 के हवाले से, और फीफा का ये जो वर्ल्ड कप जारी है वो जारी है, और जो राउंड ऑफ 16 था बड़ा मुतनाज़ रहा, और आप देखते हैं क्वार्टर फाइनल का सिलसिला शुरू हो चुका है और फ्रांस वर्सेस मोरक्को है, उसमें अर्जेंटीना के 5 रेफरीज हैं, वो मौजूद होंगे। देखना होगा कि क्या इस कंट्रोवर्सी को वक्त से मैच से पहले ही ख़त्म कर दिया जाएगा या फिर इसको बढ़ने दिया जाएगा और एक और कंट्रोवर्सी का इंतजार किया जाएगा। आज की शो से अपने होस्ट नवीद खोखर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।